देखिए बेटा, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज, हम अभी डाइपोल पढ़ रहे हैं। वैसे तो आज हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ना है, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आ जाएगा पूरा दिमाग में कि हमने डाइपोल में क्या क्या एक्सप्रेशंस पढ़े थे पहले। द क्वेश्चन इज, टू डाइपोल्स हैविंग डाइपोल मोमेंट्स P, and you know dipole moment is a vector quantity. P and 64P are kept 25 centimeter apart. Are kept 25 centimeter apart in free space as shown in figure. मैं फिगर बनाऊंगा अभी. At what point on the line joining these two dipoles, the value of electric field intensity is 0. इन दोनों डाइपोल्स को हम ज्वाइन करते हैं. डाइपोल्स को ज्वाइन करेंगे. दो डाइपोल्स कैसे रखे हैं, दैट इज गिवन. सिचुएशन गिवन है. एक डाइपोल ऐसे है और दूसरा डाइपोल ऐसे है. मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं. दिस इज वन डाइपोल, दिस इज अनदर डाइपोल. और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, दैट डिस्टेंस इज, दीज आर शॉर्ट डाइपोल्स. ठीक है, यहां थोड़े आपको बड़े दिख रहे हैं साइज में, बट एक्चुअली दीज डाइपोल्स आर वेरी शॉर्ट इन साइज बोथ. ठीक है, व्हेन वी से शॉर्ट डाइपोल तो इसका मतलब आपने डाइपोल लेंथ को कंसीडर नहीं करना है. एक डाइपोल जो है इसका डाइपोल मोमेंट है P और दूसरा डाइपोल जो है इसका डाइपोल मोमेंट है 64P. अब इन दोनों को हम ज्वाइन करें तो एक लाइन बना सकते हैं. ये लाइन आ गई. इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे 0 है, ये गिवन है बेटा कि ये जो डिस्टेंस है दोनों डाइपोल्स के बीच में, ये डिस्टेंस जो है ये 25 सेंटीमीटर है. आप एक बार इसको सोचें कैसे करना है कि बीच में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा अगर दोनों की डाइपोल मोमेंट डिफरेंट है. ठीक है, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये डिस्टेंस x पता करना है आपने. गिव इट ए थॉट, 2 मिनट लगा लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. देखो बेटा, ये जो पॉइंट है, सपोज करते हैं यहां पर डाइपोल मोमेंट 0 है. लेट द डाइपोल मोमेंट एट पॉइंट P इज 0. और ये डायग्राम में ही मेंशन्ड है कि पॉइंट P का जो डिस्टेंस है एक डाइपोल से x है. ऑब्वियसली दूसरे से भी पता चल जाएगा. अब ये जो पॉइंट P है, ध्यान से देखना और समझना इसको. अगर मैं दूसरा वाला डाइपोल 1 सेकंड के लिए कंसीडर नहीं करूं तो मैं बोलूंगा जो पॉइंट P है ये इस वाले डाइपोल की एक्सिस पे है ना. एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लगाएंगे हम. लेट, या ऐसे लिखेंगे, जो पॉइंट P होगा is on the axis of each dipole. पॉइंट P जो है that is on the axis of each dipole. इसके लिए भी ये पॉइंट लाइन एक्सिस है, इसके लिए भी एक्सिस है. और हमें ये गिवन होता है, ये हमने पहले प्रूव किया है कि ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है जब हम सिंगल डाइपोल की बात कर रहे थे. बेटा अगर ये जो डाइपोल मोमेंट जिसका P है, अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ E1, तो ये होगी E1 की डायरेक्शन. और इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, ऑन द एक्सिस, याद है ना, ऑन द एक्सिस या ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो अगर एक की
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और दूसरे की E2 है ऑन द एक्सियल लाइन, लिख देता हूं ये तो भूल जाते तुम, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ electric field intensity is same as that of dipole moment. जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब देखो E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, E1 का मैग्नीट्यूड है K इंटू 2p/x³। क्या फॉर्मूला था बेटा, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K इंटू 2p/r³। और इसी तरह से E2 कितना है, K इंटू 2 इंटू 64p, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट तो 64p है, डिवाइडेड बाय 25 माइनस x²। अब सिंस क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाइड है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो बेटा ये चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि जो पॉइंट P है दोनों के लिए वो एक्सिस पे है। अब दोनों के लिए जब वो एक्सिस पे है और दोनों की डाइपोल मोमेंट गिवन है कि एक दूसरे से अपोजिट है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट ही हुई। जब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो E पे 0 होने का मतलब क्या हुआ, जितना E1 का मैग्नीट्यूड है उतना ही E2 का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बस x निकाल लो इसको सोल्व करके। सिंस क्या लिखेंगे, since the electric field intensity at point P is 0, therefore E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है। सो 2p/x³ is equal to K into 2 64p/x³, 25 माइनस x³। ठीक है, इसे सॉल्व करके हम x निकाल लेते हैं। क्या क्या दोनों तरफ से कैंसिल होगा, देखिए एक तो ये k कैंसिल हो गया, दूसरा ये p कैंसिल हो गया, k के साथ p और 2 दोनों कैंसिल, तो ये बचा बेटा 1/x³ इक्वल टू 64/25 माइनस x³। अब बेटा इसे आप देख के ये नहीं है आप शुरू हो जाओगे, आप क्यूब निकालना शुरू कर देते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना है इसमें, बहुत ही आसान है। 1/x³ का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, और इसको लिखेंगे 4/25 माइनस x का होल क्यूब। आपको पता है 4 क्यूब इज 64। अब दोनों तरफ के क्यूब कैंसिल हो गए, तो आपके पास फॉर्मूला इक्वेशन बन गई 1/x इक्वल टू 4/25 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 माइनस x आ जाएगा आपके पास कितना 4x। सो 25 इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया दोनों डाइपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 कहां पे होगा, वो पॉइंट की लोकेशन आ गई। देख लीजिए इसको, बेटा आज बात करने वाले हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, दो डाइपोल्स के बीच में फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने जो फोर्स कैलकुलेट की, हमने तो कैलकुलेट की थी बिटवीन पॉइंट चार्जेस, फिर हम ये सुपरपोजिशन की हेल्प से मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करते हैं, फिर इंटीग्रेशन से हम कंटिन्यूस चार्ज के कारण फोर्स फाइंड करते हैं। लेकिन दो डाइपोल्स के बीच में जो फोर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। फर्स्ट केस, दो केसेस लेंगे बेटा इसमें हम। सपोज करते हैं हमारे पास पहले दो डाइपोल है जिनका डाइपोल मोमेंट है P1 P2, और ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। टू डाइपोल्स having dipole moments P1 and P2 are kept parallel to each other.
एक का डाइपोल मोमेंट ले लेंगे बेटा P1 और दूसरे का डाइपोल मोमेंट ले लेते हैं हम P2. These are the dipoles having dipole moment P1, P2 and suppose they are parallel और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R. So this is the first case जो हम डिस्कस करेंगे. Two dipoles having dipole moments P1 and P2 are kept parallel to each other. बेटा ये एक पॉइंट सपोज करो, कहीं भी ले सकते हैं, यहां ले लेते हैं. सेकेंड वाले डाइपोल के ऊपर अगर हम एक पॉइंट ले लें, ये दोनों शॉर्ट डाइपोल्स हैं. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन क्योंकि हम शॉर्ट डाइपोल वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे. टू शॉर्ट डाइपोल्स having dipole moments P1 P2 are kept parallel to each other. हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस वाले डाइपोल के लिए बताओ एक्सिस पे पड़ा है या इक्वेटोरियल लाइन पे पड़ा है, सोचो. पहले वाले डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट एक्सिस पे है कि इक्वेटोरियल लाइन पे है? इक्वेटोरियल लाइन पे है ना. इक्वेटोरियल लाइन का जैसे ये डाइपोल है, एक मिनट, जैसे ये डाइपोल है और पॉइंट यहां है इधर कहीं, तो वो इक्वेटोरियल लाइन पे हुआ. और अगर यहां कहीं होगा तो वो एक्सिस पे होगा. ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसका मतलब इस पहले वाले डाइपोल के कारण दूसरे डाइपोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी. समझ में आया ये पॉइंट? क्योंकि जो दूसरे डाइपोल का कोई भी पॉइंट है वो इस पहले वाले डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे है, ये E1 आ गई. सिमिलरली ये भी बोल सकते हैं कि ये जो दूसरा वाला डाइपोल है इट इज प्लेस्ड, इसके फील्ड में दूसरा वाला पहला वाला डाइपोल पड़ा हुआ. मतलब ये कि ईच डाइपोल इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अदर. फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि ईच डाइपोल इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अदर, सो ईच डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड ये E2 की डायरेक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर एक डाइपोल जो है इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ अदर. Each dipole is placed in the field of other. So हर एक डाइपोल जब दूसरे के फील्ड में पड़ा हुआ है तो हर एक के ऊपर फोर्स लगेगी. देखो आप कैसे करेंगे कैलकुलेट फोर्स. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the second dipole due to first dipole is, ये आ गया बेटा हमारा फर्स्ट डाइपोल, ये आ गया सेकेंड डाइपोल. E1 K इंटू P बाय आर क्यूब. ठीक है बेटा या नहीं? क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पे है. आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, याद है? ऑन द इक्वेटोरियल लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज K इंटू P बाय आर क्यूब. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is opposite to the dipole moment of first dipole.
इसलिए वो नीचे की तरफ बनाई। सोचो क्यों अपोजिट होगी डायरेक्शन? इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन होती ही अपोजिट है। वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग। जब हमने इक्वेटोरियल लाइन वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया था, याद करो, ठीक है। ये ऐसी वाली एक डायग्राम बनाई थी। ये डायपोल होता है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये पी की डायरेक्शन, और यहाँ जो रिजल्टेंट आया था उसकी ये डायरेक्शन थी। अभी मेरा डायपोल मोमेंट P1 ऊपर की तरफ है, तो उसका जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्टेड है और डायपोल मोमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्टेड है। E1 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये जो E1, सिंस दोनों डायपोल तो है तो दोनों ही पैरेलल, अगर E1 जो है वो P1 के अपोजिट है, तो E1 जो है वो P2 के भी तो अपोजिट हुई, क्योंकि P1 और P2 की तो सेम डायरेक्शन है। दिखाई दे रहा है ना डायग्राम में? P1 ऊपर की तरफ है, इसलिए E1 डाउनवर्ड आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। ये जो E1 है, द डायरेक्शन ऑफ E1 is also opposite to that of P2, क्योंकि P1 के अपोजिट है तो P2 के भी अपोजिट ही होगी। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड डायपोल, जो हम एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं पहले, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड डायपोल इज U इक्वल टू माइनस P2 डॉट E1। ये एक्सप्रेशन पता है कहां से आ गया? ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने पहले डिराइव किया हुआ है। तो बेटा U कितना बन गया? P2 माइनस तो है ही है E1 cos 180, क्योंकि P2 ऊपर की तरफ है, E1 नीचे की तरफ है, cos 180 होता है बेटा -1, सो माइनस P2। E1 की जगह क्या लिखूं? वो लिखा हुआ है KP/R³ इंटू -1। तो U कितना हो गया? यहां तक कर लीजिए। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये P1 है ना, P1 P2/R³। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। फिर अभी फोर्स फाइंड करनी है। ये फाइंड की मैंने पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर दी, सेकंड डाइपोल की। अब पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकलेगी? हमारे पास एक दोनों को रिलेट करने का एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू -du/dr, dr, dx, dy, dz, कुछ भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिस्टेंस ही लिखना है। सो वी राइट, वी नो F इक्वल टू -du/dr, therefore force acting on second dipole due to the field of first dipole is F इक्वल टू -du/dr। तो U की जगह लिख दूंगा KP1P2/R³। बेटा माइनस तो पहले ही बाहर है, K भी बाहर आ जाएगा, P1 P2 बाहर, विद रिस्पेक्ट टू R करना है तो ये R³ ले लो ऊपर विद नेगेटिव साइन। R⁻³ की इंटीग्रेशन क्या होगी? X⁻n की इंटीग्रेशन होती है nx(n-1). सो R⁻³ की इंटीग्रेशन क्या होगी? यहां से आप देख सकते हो, इट विल बी F इक्वल टू -KP1P2। R⁻³ की इंटीग्रेशन होगी -3R-3-1। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? वही फॉर्मूला nx(n-1). तो यहाँ n क्या है? -3। सो -3 को लाया नीचे, F आ गया आपके पास 3KP1P2, ध्यान देना, KP1P2 डिवाइडेड बाय R4 लिख दो।
डिवाइडेड बाय R4। कैसे? ये बेटा ऐसे था 3K P1 P2 R⁻⁻⁴, तो -4 को ये लिख दिया। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। उन दो डाइपोल्स के बीच में फोर्स है जो दोनों डाइपोल्स आपस में हमने पैरेलल लिए थे। इसमें कोई डाउट है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। बताइए कोई डाउट है तो। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लॉजिक है, बट मुश्किल कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है F = 3K P1 P2/R4। मतलब हमारे पास नॉर्मली R² होता था फोर्स के केस में, यहाँ R4 है। फिर दूसरा केस ले लेता हूं। दूसरे केस में अच्छा ये सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगी, ठीक है, F1। ऐसी फोर्स इस पे भी लगेगी, तो ये हमने तो एक ही फाइंड करी, दूसरी भी ऐसी होगी, क्योंकि जो फोर्स होती है वो हमेशा म्यूचुअल होती है। मतलब एक दूसरे पे लगाएगा, दूसरा भी पहले पे लगाएगा। तो ये दोनों के बीच वाली फोर्स मतलब दोनों एक दूसरे पे इतनी फोर्स लगाते हैं। इन द सिमिलर वे अगर हम ऐसा ले लें सेकंड केस में कि दोनों डायोड्स आर along the same axis। सेम एक्सिस क्या होता है बेटा? एक लाइन ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस बना के बोल देता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन बना दी। इस लाइन के ऊपर एक डाइपोल इधर है, दूसरा डाइपोल भी इधर ही है। सो दे हैव ए कॉमन एक्सिस, मतलब एक लाइन दोनों के लिए कॉमन है। अभी दोनों इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये आ गया आपके पास P1 और ये आ गया डाइपोल मोमेंट P2। बोथ द डाइपोल्स आर like this। ये P1 और ये P2। बेटा अगर इस पहले वाले डाइपोल के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो आपको पता है E1 की डायरेक्शन ये होगी। दूसरे वाले डाइपोल के कारण अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो E2 की भी यही डायरेक्शन होगी, क्योंकि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल मोमेंट की सेम डायरेक्शन है। इसके कारण यहां पर और इसके कारण यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स सेम डायरेक्शन में है। ऑन द एक्सियल लाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो लिख लेते हैं ये वाला पॉइंट हम पहले की तरह। ऑन द एक्सियल लाइन the direction of dipole moment and electric field, ऐसे लिखते हैं। the directions of dipole moment and electric field intensity are same। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड, ये आपके पास फिर से फर्स्ट, ये सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड डाइपोल U = -P2 E1 डॉट प्रोडक्ट, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो इट इज -P2 E1 cos 0। सो U आपके पास आया -P2 E1। अभी मैं यहां लिखूंगा E1। इस पहले वाले डाइपोल का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये डिस्टेंस अगर R है तो अभी क्वेश्चन में भी करवाया था K2P1/R3। तो आपके पास बेटा U बना -2K P1 P2 / R3। ये U है, लेकिन अभी
नोट करेंगे इसको आप, इसको डिफरेंशिएट करो, एफ फाइंड करो और मुझे बताओ क्या आंसर लाया आपने। नाउ f equals to minus du by dr. So can we write simply d by dr of, या लिख लो माइनस पहले, एक माइनस इधर, माइनस 2k p1 p2 by r क्यूब, है ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो f आ गया आपके पास 2k p1 p2 इंटू डी बाई डी आर ऑफ r रेज पर -3 फिर से। सो फाइनली ये बन जाएगा f इक्वल टू 2k p1 p2 -3 r -4। सो ये फोर्स आपके पास बनती है 6k। याद रहेंगे बेटा दोनों एक्सप्रेशंस, दोनों में फर्क क्या है, उसमें 3 आया था, इसमें 6 आया, लेकिन उसमें प्लस था और इसमें माइनस था। मैं अभी डिस्कस करूंगा इन प्लस और माइनस का मतलब क्या है। पहले इसको एक बार फिर से देख लो आप, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो चलते हैं फिर आगे। सो कंक्लूजन हमारा ये निकला, डायरेक्टली बताता हूं शॉर्ट में, कि अगर हम दो डाइपोल्स को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, ठीक है, दिस कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट एंड आपने कंक्लूजन याद रखना है। ये बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में आएंगे। ये एक डाइपोल P1, ये पहला केस, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, और ये P1 P2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R। बेटा P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस R है, F आता है 3k P1 P2 by R4, और यहां पर F आता है -6k P1 P2 by R4। एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ डिनोमिनेटर में R4 है, जो पहले कभी भी नहीं आपने देखा होगा किसी भी एक्सप्रेशन में। इसका मतलब ये हुआ, देखो एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस, ठीक है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस तो दिख रहा है सभी को कि एक में 3 है और एक में 6 है, बट ये एक में प्लस और एक में माइनस क्यों आया, और इसका मतलब क्या है अगर ये आया तो। वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव। आपको बेटा स्टार्टिंग में बताया था कि अगर फोर्स का साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो रिपल्सिव फोर्स है, और अगर नेगेटिव साइन है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस सिचुएशन में ये दोनों जो डाइपोल्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दिस इज रिपल्सिव फोर्स, और यहां पर दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दिस वुड बी द अट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन, ठीक है, आपको कैसे बताया था याद करो, दो चार्जेस का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट 0 से बड़ा है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव हुए कैसे, +3 इंटू +2 6 होता है, दैट इज ग्रेटर देन 0, -3 इंटू -2 दैट इज ऑल्सो 6, वो भी ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और जब भी फोर्स पॉजिटिव है वो रिपल्शन को, और अगर फोर्स नेगेटिव है तो वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दैट मींस इफ टू डाइपोल्स आर पैरेलल टू ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस लाइक दिस, और यहाँ पे क्या होगा, फोर्सेस ऐसी होंगी। ठीक है, ये ध्यान देना इस चीज पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट वेरी कॉमन कि आपको कहीं से भी मिल जाएगी। यू हैव टू वर्क फॉर हैविंग सच रिजल्ट्स। दोनों डाइपोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर वो पैरेलल रखेंगे तो दे आर पुशिंग अवे ईच अदर, एंड इफ दे आर on the same axis they are attracting each other like this. ठीक है, this is about dipole-dipole interaction.